हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि बोर्ड में इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर की वेटेज जो रहती है करीब 6 to 7 मार्क्स की है, इसकी हमारी वेटेज रहती है। ठीक है, तो अगर हम इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इजिली पढ़ लें और सारे के सारे इसके कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इसी कवर कर ले तो वी कैन इजिली ग्रैब 6 to 7 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं और ऐसे कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जिस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है बोर्ड की प्रॉब्लम्स में, ताकि हम इजिली उन 6 to 7 मार्क्स को ग्रैब कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जोन से नंबर अभी तक पढ़े हैं हमारी इस छोटी क्लासेस से लेके अभी तक 10 तक जो जो हमने पढ़े हैं वो सारे नंबर हम एक बारी दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले पहले हमें याद है हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स पढ़े थे हमने। सबसे पहले नेचुरल नंबर हमारे कौन से थे जो कि हमारे काउंटिंग में यूज होते थे। अगर हमें कुछ काउंटिंग करनी है लाइक 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की काउंटिंग करने के लिए हमारे नेचुरल नंबर का यूज होता था। तो इसमें हमारे कौन से नंबर आ जाते हैं वो भी हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। सिमिलरली आगे बढ़ते जाते थे हमारे नंबर जो कि हमारे काउंटिंग में यूज होते थे। इसके बाद हमारे दूसरे नंबर आते हैं। दूसरे कौन से नंबर थे हमारे? होल नंबर्स। हमने फिर होल नंबर्स पढ़े थे उसके बाद। अब होल नंबर्स उसके बाद क्यों आए थे? क्योंकि जब फिर जीरो का इन्वेंशन हुआ इंडिया में, जैसे कि हम सब जानते हैं आर्यभट्ट ने जीरो का हमारा इन्वेंशन किया। जीरो का इन्वेंशन हुआ तो फिर एक डिजिट और आई 1 से पहले। कौन सी फिर डिजिट आ गई हमारी? जीरो और आ गई, तो जीरो भी साथ में हमारी ऐड हो गई। तो ये कौन सा बन गया हमारा? फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा ऑल नंबर्स। अदर जो भी नंबर है वो हमारे सेम रहेंगे, बस एक जीरो हमने जैसे ही इंडिया ने इन्वेंट किया जीरो और हमारा उसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़े नंबरों के साथ तब जैसे हमें कुछ प्रॉफिट दिखाना हो, हमें लॉस दिखाना हो, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कोई चीज प्रॉफिट हुई है या हमें कुछ गेन हुआ या हमें कुछ लॉस करना पड़ा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी। अब नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी तो फिर हमने नेगेटिव नंबर्स के ऊपर पढ़ा। जैसा कि फिर हमने नाम दिया इंटीजर्स सारे सारे, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आए हमारे। लाइक इसके अंदर फिर हमने कौन कौन से नंबर इंक्लूड करे थे? फॉर एग्जाम्पल लाइक -0 1 2 3 4 एंड इसी तरीके से नेगेटिव साइड में नंबर लिए गए -1 -2 -3 एटसेट्रा। इस तरफ भी हमारे नंबर बढ़ सकते थे और उस तरफ भी हमारे नंबर बढ़ सकते थे। ठीक है, इसलिए यूज करा जाता था नेगेटिव नंबर्स का, ताकि हम दिखा सके अगर -2 हुआ है तो हमारा लॉस हुआ है दो हमारा 2 नंबर्स का। अगर -50 रुपीज हुआ है तो फिर 50 रुपीज का हमको लॉस हुआ। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने साथ में और पढ़ा था दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भी हमने पढ़े थे। फ्रैक्शंस क्या थे? जो कि हम p/q फॉर्म में उनको हम लिखते हैं, which is written in p/q फॉर्म। जैसे कि हमने काफी सारे हमारे टाइप के भी फ्रैक्शन होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे और भी टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, काफी सारे हमने छोटी क्लासेस में हम ये सब बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एग्जांपल लें तो कैसे वाले थे हमारे? लाइक 2/7 1/3 10/7 एटसेट्रा। इस टाइप के नंबर जितने भी थे वो हमारे कौन से नंबर हो जाते हैं? फ्रैक्शंस में आ जाते थे। ठीक है, इवन नेगेटिव वाले भी हम ले सकते हैं। अब फिर क्या हुआ? अब इन सारे नंबर्स को एक साथ करने के लिए, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ लिए,
हमने होल नंबर्स पढ़ लिए, हमने इंटीजर्स पढ़ लिए, अब फ्रैक्शंस भी हमने उनके ऊपर अप्लाई करके देख लिया, ठीक है, जो कि हमारे फ्रैक्शंस में यूज होते हैं ये नंबर्स। अब इन सबको इकट्ठा करके जब हमने इकट्ठा किया तो तब हमारे कौन से नंबर बने वो अब हम पढ़ते हैं। लाइक जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं हम नेचुरल नंबर, होल नंबर। सो एक तरफ हम ले लेते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और दूसरी तरफ अब हमारे नंबर्स हैं होल नंबर, ठीक है, एंड थर्ड है हमारे, हम इंटीजर्स भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है, और इनके साथ हम जोड़ देते हैं हमारे फ्रैक्शन, इनके साथ हमने जोड़ दिया हमारा फ्रैक्शन। अब इन सबको हम एक साथ, अगर हम एक साथ कुछ इनको बोलेंगे, अब हमने ये सारे, आप समझ लो अलग अलग बैग थे, इन सारे बैग्स को हमने एक बड़े बैग में हमने डाल दिया। अब इन सारे नंबर्स को हम एक साथ में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स मतलब जो कि जो वो नंबर्स आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। लाइक नेचुरल नंबर हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में काउंटिंग में, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शंस, ये सब चीजें हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उन्हें हम कौन से नंबर बोलते हैं, हम रैशनल नंबर। अब इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन कौन सी है। रैशनल नंबर्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, दोज नंबर which can be written in p by q form and where q is not equal to 0, ठीक है, जिस नंबर्स को आप p by q फॉर्म में हम लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रियल रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे इसमें सब नंबर हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, लाइक 2, 3, 5, -1, 2/5, जितने भी अभी तक हमने नंबर पढ़े हैं वो सब हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, 3/7 एटसेट्रा, ठीक है। अब डाउट बनता है इसके अंदर कि ये हमारा कैसे नंबर हो जाएगा, 2 हमारा कैसे रैशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, इजिली हम लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, p by q की फॉर्म हो गई, जिसके अंदर p पार्ट हमारा क्या होगा 2 एंड q पार्ट हमारा क्या होगा 1, राइट। सिमिलरली 3 also we can write as 3/1, so this is also p by q form, okay। सो ये सब हमारे नंबर्स किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे नंबर, दैट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। जैसा कि हमने रैशनल नंबर में डिस्कस किया कि जनरल लाइफ में जो हमारे नंबर्स यूज होते हैं, हम काउंटिंग में, प्रॉफिट लॉस, इन सब में हम जो नंबर्स यूज करते हैं वो सब नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में हमें चारों तरफ अपने दिखते हैं। अब इररेशनल नंबर हमारे वो वाले नंबर होते हैं जो हम जनरली लाइफ में यूज नहीं करते, बस उसका एक तरीके से अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर, कि जो भी रैशनल नंबर्स में हम यूज करते हैं नंबर्स जो कि हमारे डेली लाइफ में चारों तरफ दिखते हैं, वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर, और इरेशनल जो हमारे चारों तरफ कभी भी नहीं दिखते, ठीक है। तो इसी चीज को हम डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं, दोज नंबर which cannot be written in p by q form and where q is not equal to 0। बस यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, which cannot be written in p by q form। अब इसमें हमारे कौन से वाले नंबर आते हैं, लाइक √2 हमने देखा है, लाइक √3, -√5 एटसेट्रा, इस टाइप के जो हमारे रूट वाले नंबर होते हैं ये हमारे जनरली रूट वाले नंबर हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। ऑल्सो पाई इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर, ओके।
क्योंकि हम ये जनरल लाइफ में यूज नहीं करते। हम कभी भी जाके ये नहीं कहते कि हमें √2 ये दे दो, या हमें √2 रुपीज दे दो, या √3 रुपीज दे दो। वी डू नॉट यूज दिस नंबर। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर, जो कि जस्टिफाइड नहीं होते हैं। ठीक है, और रेशनल जो कि जस्टिफाइड होते हैं, हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए इन नंबर्स को जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये चैप्टर जो है करीब 5 to 6 मार्क्स का है हमारे बोर्ड में, 6 to 7 मार्क्स, सॉरी, एंड 6 to 7 मार्क्स हमें इजिली ग्रैब कर सकते हैं इस चैप्टर से, अगर हम सारे एक तो नंबर्स पढ़ लें, कौन कौन से नंबर क्या होते हैं, सबकी डेफिनेशंस क्या होती है, और इन नंबर्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। अब आगे वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हम नंबर्स पढ़ रहे हैं, इन नंबर्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। ये सब हम आगे वीडियोस में प्रॉब्लम सोल्व करने में देखेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम रैशनल हमें पता चल गया, इररेशनल हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं हमारे रियल नंबर्स की, कि हमारे रियल नंबर सब कौन से होते हैं। तो जैसे कि हम ऐसा इसको अज्यूम कर लेते हैं, लाइक वी हैव 2 बैग्स। एक में हमारे नंबर्स है रैशनल, एक बैग हमने लिया, उस बैग के अंदर हमने सारे के सारे रैशनल नंबर्स डाल दिए और बाहर क्या लिख दिया, रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर्स। सिमिलरली वी टुक अनदर बैग, एक और हम छोटा बैग लेते हैं और इसके अंदर हमने नंबर डाल दिए। वो कौन से डाल दिए हमने, इररेशनल नंबर, दैट इज IR। IR इज फॉर इररेशनल नंबर्स, हमने इसके अंदर डाल दिया। अब आपके पास 2 बैग हो गए हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल। हम इसका नेमिंग भी कर लेते हैं, दिस इज बैग 1 एंड दिस इज बैग 2, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इन सारे दोनों बैग्स को एक बड़ा सा, एक उससे भी बड़ा, एक काफी बड़ा बैग लेते हैं। लाइक हम एक बैग लेते हैं, काफी बड़ा बैग लेते हैं। अब हम, ये हो गया हमारा जी, ठीक है। अब इस बड़े बैग में बैग नंबर 3 हमने, ये हमारा बैग हो गया बैग नंबर 3। अब इस बड़े बैग में हम ऐसा करते हैं, इस बैग को भी डाल देते हैं एंड इस बैग को भी डाल देते हैं। मतलब एक रैशनल वाला बैग भी डाल दिया और इररेशनल वाला बैग भी इसके अंदर डाल दिया। मतलब बैग 1 भी और बैग 2 भी डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा, इसका अगर हम नाम देंगे, इस बैग का अब हमें नाम देना होगा, तो इस बैग का हम नाम क्या देंगे वो अब हम देखते हैं। लाइक पहले हम इसको पुट कर देते हैं अंदर, दिस इज आवर रैशनल बैग एंड दिस इज आवर इररेशनल बैग, IR, राइट। तो अब हमें इस बैग को हमें नाम देना है। ये जो हमारा बैग बना पूरा येलो वाला, जो हमारा बैग नंबर 3 है, इसका हमें अब नाम देना है। अब इस बैग का हम नाम क्या देंगे, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल भी एंड इररेशनल भी। ठीक है, एक बैग आपने लिया, उसके अंदर रैशनल भी डाल दिया और इररेशनल भी। अब ये जो पूरा बैग बड़ा वाला बन गया, इसके अंदर आपके अब सारे नंबर्स आ गए, रैशनल भी आ गया एंड इररेशनल नंबर भी आ गया। दोनों नंबर आ गए जैसे ही, तो ये जो इनका कलेक्शन जो बना, रैशनल इररेशनल पूरा इनका जो कलेक्शन बना, ये कलेक्शन एक साथ इनको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। ओके, तो ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल इसकी बात कि हमें हाँ ऐसे ऐसे बैग से मिला सकते हैं। अब इसकी हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हम इसकी लिखेंगे, सो हम लिखते हैं रियल नंबर्स के बारे में। अब रियल नंबर्स, सबसे सिंपल डेफिनेशन, इट इज द कलेक्शन ऑफ rational and irrational number। रैशनल एंड इररेशनल नंबर, इन सारे नंबरों का जो कलेक्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, रियल नंबर। ठीक है, इसमें हमारे सारे नंबर आ जाएंगे, लाइक रियल नंबर, रैशनल भी एंड इररेशनल भी, लाइक 2/7, 3/7 एंड 2 -1, √2, √3, पाई एक्सेट्रा। सारा इनका पूरा कलेक्शन हो गया। रियल रैशनल भी लगा लियो, रैशनल भी लगा लियो, पूरा जो जोड़ा हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हो गई रियल नंबर्स की। अब हम इसकी एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं।
वो भी हम साथ में डिस्कस करें। बोथ डेफिनेशंस हैव द सेम मीनिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम मूव करते हैं इसकी। दोज नंबर which can be represented on number line called real numbers. Otherwise it is called non-real number. मतलब अभी तक हमने नंबर लाइन हम पढ़ चुके हैं हम छोटी क्लासेस में हमारी, कि वो नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारी नंबर लाइन पे। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, उस पे जो जो नंबर हम मार्क करते थे, तो जो नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब हम इस चीज को समझते हैं, इस पूरी डेफिनेशन को। लाइक एक हमने नंबर लाइन हमने एक मार्क करी, दिस इज आवर नंबर लाइन कंप्लीट। अब इसके ऊपर हम मार्किंग करते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4, सिमिलरली -1, -2, -3 एंड -4। हमें सबको पता है जैसे कि इधर की तरफ नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव साइड के, एंड इस साइड जो नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिव साइड के। ठीक है, अब हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4, फिर 5 आएगा, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ता जाएगा, 100 आएगा, 1000, फिर 1 लाख, 1 करोड़, ऐसे बढ़ता जाएगा नंबर हमारा। तो इसलिए हमें अब आखिरी नंबर जैसा कि हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर एक सिंबल बनाते हैं, दैट इज दिस सिंबल। और इस सिंबल का नाम क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी बोल देते हैं या हम इसको, या फिर नॉट डिफाइंड, बोथ आर द सेम। ठीक है, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। सिमिलरली ऐसे ही नेगेटिव की तरफ भी हम देखेंगे, जैसे -4 आया, -5 ऐसे एक करते, -100 आएगा, फिर -1 लाख आएगा, -2 लाख आएगा। तो हमें भी यहाँ पर एंड नंबर नहीं पता, सिमिलरली भी यहाँ पर भी हम एक मार्क कर देते हैं -इन्फिनिटी। तो इसको भी हम बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब क्या हुआ नंबर लाइन पे, देखेंगे हम इस चीज को। अब जिस तरीके से हमने ये मार्क करे हुए नंबर -4, -3, -2, ऐसे देखो क्लिक ऐसे लाइन कर करके हमने इसको मार्क करा हुआ है, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से जो ये मार्क करके हम लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, कि हमने इन नंबर को रिप्रेजेंट करा हुआ है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से हमने इनको रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो ये सब जो हमने रिप्रेजेंट करे हुए होते हैं, इसे हम सबको बोलते हैं रियल नंबर्स। बट ये जो इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी होते हैं, ये हमारे रियल नंबर नहीं होते, ये हमारे नॉन रियल नंबर होते हैं, बिकॉज हम इनको नंबर लाइन के ऊपर नहीं दिखा सकते। जैसा कि हमने देखा कि नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है, आखिरी नंबर हमें पता ही नहीं है हमारा वो कौन से वाला नंबर है, तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए हम इस चीज को हम लिख भी लेते हैं, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी इज ए नॉन real number because we cannot represent it on number line। ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा हमारा कि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी को हम नॉन रियल नंबर क्यों बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमसे जनरली स्कूल में वाइवा में पूछ लिया जाता है कि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी क्यों नहीं है हमारे रियल नंबर, तो बताइए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दे आर नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं है, तो हम इसको नहीं कर सकते, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रियल और नॉन रियल नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे जो जो पॉइंट्स हमारे वाइवा में पूछे जाते हैं, बोर्ड में जो प्रॉब्लम्स आती है, वो सब हम साथ साथ ऐसे डिस्कस करते चलेंगे। अब हमने सारे नंबर्स के बारे में अब हमने सीख लिया, जो हमने छोटी क्लासेस से पढ़े थे, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होके 10th तक हमने रियल नंबर्स हमने सारे अपने कवर कर लिए, कौन कौन से होते हैं।
विद एग्जांपल। अब हम आगे वीडियो में देखेंगे कि इन नंबर्स को हमने कैसे यूज करना है हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, ताकि हम प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सके एंड इजीली जो हमें 6 to 7 मार्क्स का चैप्टर आएगा वो इजीली हम ग्रैब कर सके मार्क्स। ठीक है, सो आगे अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो इसके अंदर टॉपिक आता है नंबर्स के बाद डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहला हमारा टॉपिक आता है यूक्लिड। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। अब इन्होंने हमें डिवीजन लेमा, अब लेमा वर्ड आ गया हमारा। लेमा वर्ड हमारा वहां पे निकल के आता है जहां पर कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो दूसरी किसी क्वेश्चन को या फिर किसी स्टेटमेंट को सोल्व करने में हेल्प कर रही है, राइट। दो स्टेटमेंट विच हेल्प्स इन सोल्विंग अदर स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लेमा। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने या स्टेटमेंट को सोल्व करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है, तो यूक्लिड ने हमें डिवीजन के बारे में बताया, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि इन्होंने हमें क्या कहा। इट स्टेट्स दैट two positive integers a and b where a is greater than b okay, so where a is greater than b can be represented as a is equal to bq plus r, and where q is called quotient and r is called remainder and r than b। ओके, और इसके साथ साथ इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी, वो भी हम लिख लेते हैं जहां पर इसका यूज होता है स्टेटमेंट का, जैसे कि लेमा। अभी मैंने बताया कि लेमा हमारी यूज होती है किसी और प्रॉब्लम को सोल्व करने में एंड स्टेटमेंट को सोल्व करने में, या तो अब इसको हम दूसरे इन्होंने कहा इट इज यूज टू फाइंड HCF टू पॉजिटिव इंटीजर या नंबर्स। ठीक है, अब ये है हमारी पूरी यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि एक्सप्लेन यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक्सप्लेन करो या स्टेट करो, स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा, 2 नंबर। तो हमें वहां पर क्या लिखनी होगी, ये 2 स्टेटमेंट हमें लाइनें हमें लिखनी पड़ेंगी। एक तो इट स्टेट्स दैट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड उसके बाद इट इज यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर दे रखे Q इज क्वोशंट एंड R इज रिमाइंडर एंड R वैल्यूज इज greater than equal to 0 less than b, b is the given number to us। ओके, तो अभी हम आगे जो प्रॉब्लम्स करेंगे वीडियो में उसमें हम समझेंगे कि इस इंटरवल का क्या मतलब है, कि ये जो हमारा इंटरवल डिस्कस हमें करा हुआ है इस इंटरवल का हमारा क्या मतलब है, इसको हम यूज कैसे करेंगे, ये सब हम भी आगे वीडियो में प्रॉब्लम के साथ समझेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली एग्जांपल लेके ये कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 नंबर हैं लाइक 256 एंड 11। हमारे पास 2 नंबर हैं 256 एंड 11। उन्होंने बोला है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिख दिए। अब हमें यहां से भी क्लियर है कि 256 इज ग्रेटर देन 11, सो जो ग्रेटर होगा वो A एंड दिस इज B। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसको छोटे नंबर से बस डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा बड़ा नंबर इसके अंदर है लाइक 256, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा 2 जा 22 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 6 एंड 11 3 जा 33 एंड दिस इज 3। ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वोशंट। जो भी हमारा डिवाइड करते टाइम राइट से इधर की तरफ आता है ना, वो नंबर हमारा होता है क्वोशंट, और जो नीचे हमारा निकल के आता है उस नंबर को हम बोलते हैं
रिमाइंडर। ये नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा रिमाइंडर एंड वो पार्ट हो गया हमारा क्वोशंट। ठीक है, अब इन्होंने जैसा हमें कहा, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कि हम नंबर को लिख सकते हैं BQ प्लस R की तरह। अब हम इससे कंपेयर करेंगे, A हमारा कौन सा हो जाएगा, दिस इज 256 एंड B हमारा कौन सा हो जाएगा 11 इंटू क्वोशंट, Q इज क्वोशंट। देखो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था Q इज आवर क्वोशंट एंड R इज आवर रिमाइंडर। सो यहाँ पर हम Q को लिखते हैं, Q हो गया हमारा 23 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना निकल के आया है 3। ये कहना चाह रहे हैं कि आप दो नंबरों को इस तरीके से लिख सकते हो, 256 इज इक्वल टू 11 इंटू 33 प्लस 3। ओके, एंड सेकंड एक और एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं। लेट्स आई टेक 75 and 3. I have two positive integers 75 and 3. So first of all 75 is greater than 3, right? So अब पहले हमें देखना है ये नंबर हमारा इससे बड़ा हो गया, A greater than B होना चाहिए, यहाँ पर हमें बोला था, right? अब बड़े नंबर को फिर छोटे से अब हम डिवाइड करेंगे। 75 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6 1 15 and 0, and this part will be called this part will be our remainder or quotient and this part is our remainder। ठीक है, यहां तक हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें बस नंबर को लिखना है, A is equal to BQ plus R and A हो जाएगा हमारा 75, B है हमारा 3 and Q is our quotient which is 25 plus remainder is 0. So this is our this is, and this way we can write 75 and 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दो नंबर्स को लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनकी दूसरी वाली स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन हमारे जनरली ऐसे नहीं पूछे जाते कि बस लिख के दिखाओ। जनरली जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से, वो पूछा जाता है कि HCF कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब हम वो वीडियो में अब हम आगे देखेंगे कि अब HCF कैसे हमें फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से। वो हमारा क्वेश्चन जरूर आता है 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं HCF फाइंड करने में, क्योंकि हमारी ये स्टेटमेंट में इन्होंने बोला था कि इट इज यूज टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं HCF को फाइंड कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा साथ में इसी का ही एक सब टॉपिक बनता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम, यूक्लिड तो हमने पढ़ लिया, यूक्लिड जी साइंटिस्ट का नाम है, डिवीजन का वो हमें बता रहे हैं। अब एल्गोरिथम हमारा एक नया वर्ड आ गया कि एल्गोरिथम अब हमारा क्या होता है, राइट? अब एल्गोरिथम वर्ड वहां पे यूज किया जाता है जहां पर सीरीज ऑफ स्टेप्स का डिस्कशन हो, जहां पर भी एक काम को करने के सीरीज ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं, वहां पर मतलब एक स्टेप से ज्यादा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे हमारा जहां पर भी आ जाता है, वो हमारा कहाँ पे होता है, एल्गोरिथम वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लिखते हैं पहले डेफिनेशन को, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप टू फाइंड the HCF of two positive numbers using Euclid division lemma। And it is a series of steps, जैसे कि हमने बताया कि एल्गोरिथम वर्ड वहीं आएगा जहां पे सीरीज ऑफ स्टेप टू फाइंड द HCF of two पॉजिटिव नंबर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब वो जो लेमा हमने निकाला था, सोल्व किया था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, उसकी हेल्प से अब हम उसका HCF अब हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि हमने कैसे वो अब HCF फाइंड करना है। लाइक स्टेप्स हम लिख के लिखते हैं, स्टेप 1, write the given two positive integer in the given two positive integers in
a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म। मतलब जो अभी तक हमने यहाँ पर सीखा है कि किस तरीके से हम बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो अब हमें स्टेप 1 में करना है। स्टेप 1 में हमें वो करके दिखाना है कि पहले इन दो नंबरों को आप a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखोगे। स्टेप 2 पे अब हम मूव करते हैं। इफ इन स्टेप 1, इफ इन अगर पहले स्टेप में रिमाइंडर दैट इज r is equal to 0, then number adjacent to quotient that is यहां पर हमारा वो कौन सा होगा adjacent to quotient b will be SCFO given to positive integer। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखना है अगर हमारा स्टेप 1 में रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाता है तो जो नंबर है एडजेसेंट टू कोशेंट, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। एडजेसेंट टू कोशेंट, यहाँ पर बच्चे बोर्ड में क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे कि कौन कौन सी बातों पर आपने ध्यान देना है पेपर में जब इस टाइप की प्रॉब्लम को आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं ये वाले प्रॉब्लम में कोशेंट को आंसर लिख के आ जाते हैं। कोशेंट आंसर नहीं लेना है हमने, एडजेसेंट टू कोशेंट जो होगा वो हमारा होगा एचसीएफ होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस करी थी 75 एंड 3, इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था, शुरू में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था। तब एडजेसेंट टू कोशेंट, जैसा कि कोशेंट हमारा यहाँ पे ये नंबर था उसके साथ वाला नंबर दैट इज 3, तो यहाँ पर 3 हमारा क्या होगा एक एचसीएफ होगा। ठीक है, तो अभी कोशेंट के साथ वाला, कोशेंट नहीं लिखना है, बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं 25 को ही आंसर लिख के आ जाते हैं। कोशेंट के साथ वाला बी दैट इज एडजेसेंट टू कोशेंट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टेप 3 की। इफ इन स्टेप 1 रिमाइंडर दैट इज r is not equal to 0, अगर पहले स्टेप में रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब हमें क्या देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 भी आ सकता है, हमने प्रॉब्लम करके देखी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देन वी प्रोसीड फर्दर विथ b and r, with b and r। इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं कि आपने जो से नंबर लेके आगे बढ़ना है उसका आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं कि क्वोशेंट को लेके आगे बढ़ते हैं तो वो आंसर हमेशा गलत आता है। चीजें सब कुछ आ गई बट फिर भी आंसर गलत आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं साथ साथ हाईलाइट करता चल रहा हूँ। अब प्रोसीड further with b and r using Euclid division lemma, and उसके बाद wherever we get remainder equal to 0, मतलब जहां पर भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, नंबर एडजेसेंट टू कोशेंट, कोशेंट will be SCFO given to positive integer, जो मैंने यहाँ पे येलो पेन से लिखा है वो काफी ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि एडजेसेंट टू कोशेंट वाला नंबर होना चाहिए और b और r को लेके अभी हमें आगे बढ़ना है। अब हम आगे वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अब हमने इन स्टेप्स को यूज करना है ताकि हम एचसीएफ आसानी से फाइंड कर सके यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आता है कि स्टेट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे पूछा जाता है, स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा। एल्गोरिथम जनरली नहीं पूछा जाता। एल्गोरिथम की जगह आपसे एचसीएफ फाइंड करने को बोला जाता है कि फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे किस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं इसके। फॉर एग्जांपल हम एक पिछले एग्जांपल से ही लेते हैं जो हम कर चुके हैं, 256 एंड 11। इस एग्जांपल से अब हम एक बार स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको करेंगे। 256 एंड 11, राइट। सो 256 हमारा बड़ा था 11 से, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। एंड उसके बाद हमें इसको डिवाइड करना है 11 से, सो 11 2 जा 22, दिस इज 3 जा 33 and this is 3, and this part will be our quotient and this part will be our remainder। ठीक है, अब जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं a is equal to bq plus r की फॉर्म में, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 256 is equal to 11 into quotient is 23 plus 3। ठीक है, अब जैसा कि हमें यहाँ पे नोट हो रहा है कि ये हमारा रिमाइंडर, पीछे जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा रिमाइंडर अभी तक 0 के बराबर नहीं आया है। अब जैसे ही वो 0 के बराबर नहीं आया तो हमारे एल्गोरिथम को हम पढ़ते हैं। देखो ये तो कह रहा है स्टेप 2 की रिमाइंडर इक्वल टू 0 आना चाहिए, नहीं, हम स्टेप 3 पे जाते हैं। इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा तब क्या करना है, वी प्रोसीड फर्दर विद बी एंड आर। B that is adjacent to quotient, हमें अब इस नंबर को लेके आगे बढ़ना है। ये हमारा 23 जो हमारा नंबर है, ये हमारा है क्वोशंट, दिस इज क्वोशंट। हमें अब 11 और 3 को लेके आगे बढ़ना है। बच्चे जनरली गलती करते हैं, 23 और 3 को लेके आगे बढ़ते हैं, बट वो बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा 11 और 3 एडजेसेंट टू क्वोशंट और रिमाइंडर को लेके अब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 11 और 3 को लेके हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गए 11 और 3। अब 11 और 3 में भी हमारा 11 is greater than 3, this is A and this is B। Again we apply the Euclid division algorithm, Euclid division and करेंगे अब हम 3 जा 9, this is 2 remainder। So now we can write it as A is equal to BQ plus R। A is our 11 and B is 3 and quotient is again 3 and this is 2। Again we are getting remainder not equal to 0। ठीक है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया, वील मूव टू द स्टेप 3। हम स्टेप 3 पे जाएंगे, जैसा कि हमें स्टेप 3 में बोला गया। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, फिर आप B और R को लेके आगे बढ़ो, नंबर एडजेसेंट टू क्वोशंट। जब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। जहां पर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा वहां पर नंबर एडजेसेंट टू क्वोशंट विल बी एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे किन दो नंबर्स को लेके, 2 and 3। अब हमारे पास हो गए 3 और 2। अब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 is equal to 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 and this is 1। So 2 into 1 plus 1। ठीक है, अब अभी भी हमारा रिमाइंडर हम देख रहे हैं, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अभी फिर हम लेके आगे बढ़ेंगे इन दो नंबरों को लेके। ऐसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। तो ध्यान रखना है एडजेसेंट टू क्वोशंट वाला नंबर लेना है। जैसे कि ये हमारा यहाँ पर क्वोशंट है, तो क्वोशंट के साथ वाला नंबर लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास है 2 and 1। जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, दिस इज 1 2 जा 2 by 0। So this will become 1 into 2 plus 0। आ गया हमारा रिमाइंडर 0। हमने जैसे ही अब हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए तब नंबर एडजेसेंट टू क्वोशंट। क्वोशंट देखो यहाँ पर हमारा 2 है, दिस इज आवर क्वोशंट। एडजेसेंट टू क्वोशंट वाला जो नंबर होगा वो हमारा कौन सा नंबर होगा, एचसीएफ होगा। तो ये जो नंबर है हमारा 1, तो 1 विल बी द एचसीएफ ऑफ 11 and 3। तो अब हम इसका लिखेंगे आंसर इज
1 is the HCF of 11 and 3, राइट। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम करनी है। ये बोली कि अगर जैसे रिमाइंडर 0 नहीं आता, हम आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और एंड में जहां पर भी रिमाइंडर 0 आएगा, नंबर एडजेसेंट टू क्वोशिएंट विल बी द HCF ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो ऐसी अब हम एक और एग्जांपल हम इसमें समझते हैं। अब इसमें एक और डाउट बनता है, क्या हमें आंसर शीट में ये सब भी लिखना है क्या? क्या ये डिवीजन हमें करके दिखानी है क्या आंसर शीट के अंदर बोर्ड में? नहीं, ये डिवीजन दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे आप रफ वर्क के ऊपर दिखा सकते हो। जो आप पीछे या तो शीट में रफ वर्क लेते हो या तो शीट के राइट साइड पे आप लाइनिंग करते हो, वहां पर आप रफ वर्क में ये आप दिखा सकते हो कि हमने इस तरीके से डिवाइड किया। अदरवाइज इसको मेन शीट पे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मेन शीट पे जो दिखाना है वो बस इन नंबर्स को कैसे आपने लिखा है उस तरीके से आपने इनको दिखाना है। ओके, एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं जिसमें हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा था। लाइक हम लेते हैं 125 एंड 5। अगेन वी विल डिवाइड। हमें पहला स्टेप क्या है? a इज इक्वल टू bq प्लस r फॉर्म में लिखना है। सो 125 is greater than 5 and now this part will be our a and this is b. So अब हमें डिवाइड कर देना है 125 को 5 से। So this will go on 5 to the 10 and this is 2 and this is 5 25 and this is 0. So this part will be our quotient and this part will be our remainder. ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा रिमाइंडर होगा और वो हमारा क्वोशिएंट होगा। अब इसको हम लिखते हैं इसी पार्ट को, a is equal to bq plus r. So a is our 125 and b is our 5 and quotient is 25 plus r and remainder अभी हमारा क्या निकल के आया है? 0। ये देखो हमारा 25 0 हो गया। तो जैसा ही हमने रिमाइंडर देखो हमारा क्या आ गया, पहले ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम एक बार एल्गोरिथम को पढ़ते हैं। इफ इन स्टेप 1 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 then number adjacent to quotient that is b will be HCF of given to positive integer। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमने adjacent to quotient, so this part is our quotient and उसके adjacent वाला जो नंबर होगा वो हमारा कौन सा नंबर होगा? HCF। तो हमारा यहाँ पे HCF कौन होगा? 5। तो हम लिखेंगे 5 is the HCF of 125 and 5। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ रही है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। क्वोशिएंट एक तो नहीं लेना है आपने, और यूक्लिड डिवीजन लेमा आपसे पूछी जा सकती है 2 नंबर में, स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा और क्वोशिएंट, और साथ में हमें एल्गोरिथम को हमें फॉलो करते हुए चलना है जब हम हमारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। जैसा उन्होंने बोला स्टेटमेंट में, पहले a इज इक्वल टू bq प्लस r में लिखो, उसके बाद फिर हमारी आगे बढ़ेंगे स्टेप 2 पे कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो एडजेसेंट टू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट हम कभी भी नहीं लेंगे, क्वोशिएंट लेंगे तो आंसर हमारा हमेशा गलत है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। लाइक आई टेक 133 एंड दिस इज 12। 2 नंबर्स को लेके अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार चेक करते हैं कि इसका हमारा HCF क्या आता है। HCF हम इसका फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 133 is greater than 12. Okay, so this part A and this is B. So we will divide bigger number with smaller number. 12 1 ja 12. This is 12 1 ja 12. Okay, so this is our quotient and this is our remainder. So we will write it as A is equal to BQ plus R. So now A is 133 and B is 12 and Q is 11 and remainder is 1. तो हम अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम आगे बढ़ेंगे किन नंबर्स को लेके? 12 और 1 को लेके। एडजेसेंट टू क्वोशिएंट, ये देखो ये हमारा क्वोशिएंट है ना, क्वोशिएंट के साथ वाला नंबर और रिमाइंडर जो होगा उसको लेके अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास आ गए 12 और 1।
अब आप 12 को 1 से डिवाइड करो, 1 12 जा 12, ओके 0 आ गया, तो दिस विल बिकम 1 into 12 प्लस 0। तो जैसे ही हमने हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया हमारा है, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए, एडजेसेंट टू कोशेंट, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोशेंट पार्ट ये वाला है, तो कोशेंट के साथ वाला नंबर, तो ये 1 जो होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो आंसर क्या लिखेंगे, 1 इज द एचसीएफ ऑफ 133 एंड 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, या तो एचसीएफ फाइंड करने पर आएगा या फिर स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो इसकी नेक्स्ट टाइप की वीडियो बनती है, नेक्स्ट टाइप के जो इसके प्रॉब्लम बनते हैं, टाइप 2, टाइप 1 हमने पूरा कवर कर लिया कि हमारा एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करना है इन सब में। ओके, तो अब हमें देखनी है टाइप 2 की प्रॉब्लम, जो कि हमें प्रूविंग करने को आएगी। स्क्वायर को प्रूविंग करना, क्यूबिंग को प्रूव करना यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी की इस वीडियो में हम यहाँ तक करते हैं, और इससे आगे हम कवर करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कर लें इसको और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जो भी इससे फर्दर अपडेट्स हैं इस कोर्स से रिलेटेड, वो सारी अपडेट आपको इमीडिएट मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।